मेरा 18 साल का देवर एक मालकिन के कमरे पर रोटी पकाने का काम करता था। घर आता तो चुप होकर बैठ जाता। वजह पूछती तो चारपाई पर जाकर छत को घूरता रहता। मुझे शक हुआ। अगले दिन देवर के कपड़े पहनकर मैं खामोशी से बंगले पर रोटी पकाने चली गई। मेरे होश उड़ गए। उस रात मालकिन ने मेरे साथ एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना भी बहुत जद्दोजहद के काम होते हैं। मेरे पति को किसी दोस्त ने दिलासा दिया कि सब घर वालों के साथ रामपुर आ जाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी। पति मेरा शुरू से कान का कच्चा था। जो कोई कह देता उसकी बात पर भरोसा कर लेता था। सास ससुर नहीं थे, बस हम पति पत्नी थे और एक देवर था जो कि छोटा ही था। अभी सबको लेकर मेरा पति रामपुर पहुंच गया। जिस दोस्त ने सुहाने ख्वाब दिखाए थे वो न जाने कहाँ घन चक्कर हो चुका था। जो थोड़ी बहुत हमारे पास जमा पूंजी थी उसका हमने किराए का घर खरीद लिया था। मेरे पति ने अपने दोस्त को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं न मिला। हमें इस मोहल्ले में सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। घर को देखते तो हम घुटने लगता। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम पर मुसीबत आ सकती है। घर का किराया देने की खातिर 3 दिन से रूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रही थी। इतना ही खाते थे, जरा भूख कम हो जाती थी, वरना हमने हफ्तों भर से पेट भर खाना भी नहीं खाया था। पति खाना बनाने वाला अच्छा इंसान था, मगर रामपुर जाकर बेरोजगार हो गए थे। अब आगरा में रह रहे थे तो पति पत्नी का काम बहुत अच्छा था। मगर कुछ महीने पहले एक शादी में खाना बना कर आए थे। बिरयानी के भगोने में कहीं से छिपकली गिर गई। जब मेहमानों की तरफ छिपकली निकली तो कोहराम मच गया। बारातियों ने खाना खाना थूकना शुरू कर दिया और बुरा भला कहने लगे। 2 बच्चे मौत का शिकार हुए तो कैंटीन वालों ने भी सारी जिम्मेदारी मेरे पति पर ही डाल दी और लोगों ने मेरे पति को जेल भिजवा दिया। मेरे अलावा मेरा 18 साल का देवर था। हमारी तमाम जमा पूंजी और जेवरात पति को छुड़ाने की खातिर रिश्वत में चले गए। मगर कम भक्तों ने अगले ही दिन देवर को धक्के देकर निकाल दिया और कहा कि वो अपनी सज़ा पूरी करके ही निकलेगा। पति की अलग परेशानी थी। वहीं घर बेचकर किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा था। सब कुछ बेचकर पति की रिहाई करवाई तो उसके दोस्त ने कहा कि आगरा छोड़ दो, वरना पुलिस बार बार गिरफ्तार करने पहुंच जाएगी। रामपुर आ जाओ तो यह नौकरी लगवा दूंगा। पति पहले ही डरे हुए थे, इसीलिए हमें रामपुर ले आए। लेकिन अब वो दोस्त भी गायब था। पति को बस एक मामूली सी रेस्टोरेंट में काम मिला था, लेकिन उनकी तनख्वाह से बस किराया ही निकलता था। इसीलिए छोटे देवर ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद अमन आ चुका था। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसके चेहरे पर थकान और उदासी नहीं थी, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। अंदर जाकर कहने लगा, भाभी मुझे नौकरी मिल गई है, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। अमन की बात सुनी तो मेरा दिल खुशी से खिल उठा। अमन कितने ही दिनों से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उसे बंगले में रोटी पकाने का काम मिला था। वो यहीं का एक सेठ था जो बहुत अमीर था। अमन वैसे भी अपने भाई की तरह खाने बनाने की हर चीज़ बड़े ही जायकेदार बनाया करता था। मैंने रब का शुक्रिया अदा किया। अगले ही दिन से ही नौकरी शुरू हो गई। वो सुबह चला जाया करता और रात के खाने के बाद ही लौट कर आता। कभी कभार तो मेरे लिए भी वहीं से खाना ले आता और कहता, भाभी मालकिन बहुत अच्छी है, आपकी ही उम्र की औरत है, मुझे बड़े प्यार से रखती है और कहती है मैं रोटियां बड़े ही मज़ेदार बनाता हूँ, और तो और मुझे अलग से रुपए भी देती है। सुनने में आया था कि मालकिन के सेठ की इकलौती चहेती बीवी थी। उसका नाम सुनीता था। बड़ी खूबसूरत और रौब वाली औरत थी। अभी तक उसकी यहाँ कोई औलाद न हुई थी, मगर सेठ ने उसके बावजूद दूसरी शादी करने का ख्याल भी दिमाग में नहीं डाला था। तब वो तनख्वाह भी अच्छी दे रही थी। अमन खुश था, मैं भी बेफिक्र थी। बस एक ही सोच बार बार दिमाग में आ रही थी, मगर क्यों रोज़ से अमन से बात करते हुए कतरा रही थी। इस रात जब अमन घर आया तो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। मुझे कहने लगा
कि आज मालकिन की उनकी सहेलियों की दावत थी। अगले 1 महीने के लिए मालिक दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो मालिक और मालकिन के बहुत से दोस्त आज उनके बंगले में आए थे। मैंने देवर की बात सुनी थी, फिर झिझकते हुए बोली, तुम्हारी मालकिन बड़ी शरीफ औरत मालूम होती है, नेक दिल भी बहुत लगती है। तुम क्यों न उससे कहो कि वो तुम्हारे भाई को भी काम पर लगवा दे। उसकी तनख्वाह से बस घर का किराया ही अदा होता है। अगर हो सके अच्छी नौकरी लगवा दे। यह सब तो इत्तेफाक से ही हुआ था। अमन सोच में पड़ गया और बोला, मैं कल ज़रूर मालकिन से बात करूँगा। अगले दिन अमन मुझे उम्मीद देकर काम पर चला गया और मैं भी उम्मीद से थी कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात होगी। दोपहर का वक्त था। मैं बैठी सपना सजा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त भला कौन आ सकता था? अमन रात को ही आया करता था। तब डरते हुए दरवाज़ा खोला। सामने मेरा पति अरमान खड़ा था, मगर जख्मी हालत में उसको किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी। उसके गले लगाकर रोने लगी। पति लंगड़ाता हुआ अंदर आया और चारपाई पर बैठ गया। कहने लगा, मुझे लगता है पाँव की हड्डी टूट गई है, पाँव में तकलीफ़ है। मेरे पास पैसे नहीं थे। रात को जब मैं अमन आया तो भाई देखकर उसे रहा न गया। अगले दिन उसकी मालकिन ने अमन के बताने पर मेरे पति को अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाया, लेकिन मेरे पति की पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। अभी प्लास्टर बंधा हुआ था। मैं चाहती थी खुद जाकर मालकिन और मालिक का शुक्रिया अदा करती हूँ। पति इस वक्त मेरे मोहताज थे, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती थी। 15 दिन बाद पति भी काम पर जाने लगे। पहले से काफ़ी बेहतर हो गए थे। अमन वैसे तो रोज़ वक्त पर आ जाया करता था, लेकिन आज अभी तक नहीं आया था। रात का 1 बज चुका था और मैं इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। आधी रात को कॉल करके कहने लगा कि मैं आज बंगले में ही रहूँगा। मैं चुप हो गई। पति का भी काम अगले दिन से काम शुरू हो चुका था। एक दिन जब देवर वापस आया तो उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी। उसने अपनी जेब से नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया। कहने लगा, भाभी ये लोग घर का खर्च चलाओ, वही तनख्वाह मिल गई है। मैं तनख्वाह देखकर मुस्कुराई, मगर देवर को देखकर उठने लगी। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी। रब ने 3 बेटे दिए थे, मगर तीनों ही 1 या 2 महीने को होकर ही मर चुके थे। देवर को ही अपना बेटा समझती थी। बिल्कुल माँ की तरह मुझे उसकी फ़िक्र थी। मैं देवर के कमरे में गई, जहाँ वो उदास चेहरा लिए लेटा छत को घूर रहा था। मैं उसके करीब आई और माथे पर हाथ रखा। वो बिल्कुल ठंडा था। देवर से सवाल किया तो कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा थकावट है। मैं खामोश हो गई। अगले दिन दोबारा देवर बंगले में ही रहा। जब देवर से पूछा तो कहने लगा, मालकिन कहती है मुझे बंगले में अकेले डर लगता है। तुम भरोसे के काफ़ी लगते हो, इसीलिए यहीं रुक जाया करो। देवर की बात सुनकर तो मैं खामोश हो गई। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ठीक नहीं है। जो मुझे वो परेशान सा लग रहा था। अमन शायद मुझसे कुछ छुपा रहा था। पहले तो वो बोलता बोलता थमता ना था। ज़रा ज़रा सी बात पर वो बहुत तेज़ हंसता था और अच्छे खासे मौके पर भी बात को बदलकर जो मंजर पेश करता था कि हंसी आ जाया करती थी। मगर कई दिन से इसका रवैया मुझे परेशान कर चुका था। फिर शायद उसके भाई का आना अच्छा नहीं लगता था। मेरे पति को नौकरी मिल चुकी थी, मगर उन्होंने कांटेक्ट किया था कि वो 1 महीने तक मेरे पति को तनख्वाह नहीं देंगे। अगर उनका काम अच्छा रहा तो बदले में उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे। देवर ही हमारा इस वक्त अकेला कमाने वाला था। वो जो कुछ कमा कर लाता था उसी से ही घर का खर्चा चल रहा था। कहीं उसके दिमाग में यह बात आ गई कि अब उसे मेरे साथ साथ अपने भाई का भी खर्च उठाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, मगर मैं देवर की आदत से भी बेफिक्र थी कि वो ऐसा तो कभी नहीं सोच सकता था। फिर आखिर क्या बात थी? तो देवर इस कदर परेशान था। अगले दिन जब वो घर वापस आया तो कहने लगा, मैं शाम को ही जाया करूँगा और फिर सुबह वापस आया करूँगा। मैं चौंक कर देवर को देखने लगी। मुझे यूं देखते हुए देवर नज़रें चुराने लगा। मैं कहने लगी, तुम रोटियां बनाया करते थे, क्या मालकिन ने तुम्हारी ड्यूटी बदल दी है जो अब तुम रातों को जाया करोगे?
देवर खामोश हो गया और मुझे कुछ न बोला। मैं उसके पास गई और उसके सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, क्या बात है? तुम काफ़ी दिनों से परेशान लग रहे हो। कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, क्या हुआ है? वहाँ पर काम करने वाले लोग तुम्हें तंग करते हैं क्या? मालकिन बहुत गुस्सा करती है। अमन गहरी सांस लिया और कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहकर वो दोबारा कमरे में चला जाता है। यह यूँ सोच में गुम बैठा रहता। चेहरे पर पीलापन आता जा रहा था। खाना भी वो ठीक से नहीं खा रहा था। अक्सर मैं एक टक करके कहती, लगता है बंगले का अच्छा खाना तुम्हें रास आ गया है, इसीलिए भाभी के हाथ की बनी हुई फीकी सी दाल अब अच्छी नहीं लगती। तो मन हल्का सा मुस्कुराकर बात को नहीं में कह देता। देवर की हालत मुझे परेशान करती थी। पति वैसे ही शहर में एक बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। मुझे देवर की फिक्र होने लगी। दिल में कहीं ख्याल आते रहे थे, आखिर मालकिन ने सारी रात क्यों अपने पास रखती थी। मैंने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाकर रहेगी। अगले दिन देवर घर आया तो मैं उसके पास चली गई और बोली, आज तुम घर पर ही रहोगे, आज रोटी बनाने मैं जाऊंगी। देवर ने जब ये सुना तो उसका रंग लाल होने लगा। वो खिले हुए अंदाज में कहने लगा, नहीं नहीं, आप कैसे जा सकती हैं, यह काम तो मेरा है। मैं देवर को मुस्कुराकर बोली, रोटियां ही तो बनानी है ना, इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। तुमसे अच्छी रोटियां वैसे भी मैं बना ही लेती हूँ। बिल्कुल गोल रोटी। देवर ने यह सुना तो चुप हो गया, मगर मुझे लगता था जैसे वहाँ पर जाने से मुझे रोक रहा हो। कहने लगा कि भाभी आप मत जाइए वरना मालकिन गुस्सा करेगी। मगर मैंने इसकी एक ना सुनी और उससे बोली, तुम यहीं रहो, मेरा फ़र्ज बनता है कि तुम्हारे साथ घर का खर्च चलाऊं। इस बहाने मालकिन को शुक्रिया भी अदा कर दूंगी। अब अमन सर झुकाकर वहीं बैठ गया। मैं जानती थी अगर कुछ पूछा तो वो मेरा लिहाज रखते हुए मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। यही सब सोचकर उस दिन मैंने देवर के कपड़े पहने थे और रोटी बनाने के लिए चली गई। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल मर्दाना कर दिया था। देवर के कपड़े पहनकर, बालों का जूड़ा बनाकर, कैप पहन लिया था। मैं लड़का बनकर जब बंगले में पहुंची तो इतना आलीशान बंगला था, अपने सामने देखकर मैं दंग रह गई। कितनी देर में बुत सी खड़ी रही, फिर अंदर दाखिल हुई तो नौकर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों चले आ रही हो? मैं फ़ौरन गले को झिंझोड़कर कहा, आज अमन की तबीयत खराब है इसलिए उसकी जगह मैं खाना बनाने आया हूँ। उसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। मेरे सबके लिए खाना बनाया, रोटियां बनाकर रखी। वापस आने लगी तो फ़ौरन मालकिन की आवाज़ सुनाई दी। कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? अब रोज़ रोज़ तुम्हें बताना पड़ेगा कि रात यहीं रहना है। मालकिन की आवाज़ सुनकर मेरा सर घूम गया। उन्होंने मुझे पीछे से ही देखा था। मेरा चेहरा उनसे अभी तक छुपा हुआ था। शायद अमन के कपड़ों में मुझे देखकर यही समझ बैठी थी कि मैं ही अमन हूँ। मैं फ़ौरन वहीं से वापस किचन में चली गई। 10 बजे सभी नौकर जाकर अपने अपने घर को जाने लगे। सिर्फ मैं ही किचन में बची थी। जब घर खाली था, मालकिन की आवाज़ गूंजी, मेरे कमरे में आओ। मालकिन के अल्फाज सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। पलटकर देखा तो मालकिन सीढ़ियाँ चढ़कर आ रही थी। मैंने फ़ौरन अपने होश पर काबू पाया और कुछ देर बाद मालकिन के कमरे की तरफ गई। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो धक्का सा लगा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दिल में अनगिनत ख्याल उठने लगे। जैसे ही कमरे में कदम रखा तो फ़ौरन मालकिन मेरे करीब आई और मैं हाँफती हुई उस घर से भागी। मेरा दिल तो जैसे सीना चीरकर बाहर गिरने वाला था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं हाँफने लगी और घर में दाखिल हो गई। कुछ देर पहले तो जो राज मुझ पर खुला था, मेरे तो होश उड़ गए। मेरी हालत देखकर देवर कमरे से बाहर निकल आया और सर झुकाए खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं चलते हुए उसके करीब आई और बोली, अमन मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। अमन कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर ढके छुपे अल्फाज में जो बताने लगा तो मेरे दिल में मालकिन और उसके पति के लिए नफरत आने लगी। मालकिन जैसी औरत के तो हम जैसे गरीब नौकरियों के लिए ठप्पा होती है, वहीं मालिक जैसे मर्द भी हर तरह से बेगैरत इंसान और बेशरम होते हैं, जो अपनी बीवी को मासूम बच्चे पर डोरे डलवाते हुए देखकर भी चुप से तमाशा देखते हैं। मालकिन का दिल मेरे देवर पर आ चुका था। उस दिन जब उसने भाई के इलाज की बात की थी
तो मालकिन ने बदले में उसे जो फरमाइश जो कि मजबूरन अमन पूरी कर रहा था बोला था, ज़्यादा समझ ना रखता था, उसकी खातिर खुलकर बता न सका। मुझे बताते हुए भी फूट फूट कर रोने लगा कि मैं अपनी मर्जी से यह गुनाह किया। मैं देवर को चुप कराने लगी। मुझे इस पर भरोसा था। अगले दिन मैंने उस औरत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी। वो कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इस बात की गवाही उसके घर के दूसरे नौकरों ने भी दी। उसे सजा से कोई बचा नहीं सका। उसके बाद हम लोग वापस आगरा चले आए, जहाँ पति नौकरी करते थे। अमन को भी एक टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में नौकरी मिल गई। वो हर काम बहुत जल्दी सीख जाता था, इसलिए वहाँ भी अपनी मेहनत से अपना सिक्का जमा चुका था। इस वाक़े को काफ़ी साल गुजर गए। अमन की शादी भी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी जब ये सोचती हूँ कि ऐसे भी देवर होते हैं। अमन ने हमारे खातिर हर किस्म की कुर्बानी दे डाली। जब यह सोच मेरे दिमाग में आती है तो अमन की इज्जत और कद्र मेरे दिल में तो और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।